हेलो मेरे कक्षा 7 के प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आद्या मैम जुड़ चुकी हूँ मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां आपको मिल रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एंड 6 से लेकर के 10 तक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। फिर आप यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड से हो। बच्चों, अगर आप इनमें से किसी भी बोर्ड से हो तो भैया हमारा मैग्नेट ब्रेन्स आपके पढ़ाई के इस जो जर्नी है उसमें बहुत साथ देने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो चलो आज हम लोग जो पार्ट लेकर के आए हैं उसके बारे में बात करते हैं। और हाँ, अगर ई बुक या फिर ई नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करके गो थ्रू कर लो। चलो, जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैं मैग्नेट ब्रेन्स की हिंदी अध्यापिका आद्या मैम हूं और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कक्षा 7 की जो नई एनसीईआरटी बुक आई है दूरवा, उसका पार्ट 17 जो कि है मौत का पहाड़। हमने पार्ट 16 कर लिया है 3 पार्ट में, आप वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 17 की। चलो जल्दी से हम लोग इस पे आते हैं। देखो, सबसे पहली चीज इसमें एक बात कही गई है, चित्रकथा। एक मिनट रुकिए, आपको दिखाती हूँ। यहाँ जो लिखा है ये है चित्रकथा। चित्रकथा का क्या मतलब होता है? सोचो भाई, हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है ना बच्चों, उसके शब्द में ही उसका अर्थ छिपा रहता है। चित्रकथा अर्थात कथा जो आपको चित्र से बताई जाती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चित्रकथा मतलब वो कोई भी कथा, कोई भी स्टोरी जो आपको चित्रों के माध्यम से बताई जा रही है, वो है चित्रकथा। बच्चों, इसका अंग्रेजी नाम पता है क्या है? कॉमिक बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो अब यहाँ पे आप पढ़ रहे हो मौत का पहाड़, ये आप देख सकते हो ये चित्रों में लिखा गया है और जिसका जो डायलॉग है उसको इस तरह के बॉक्स में लिखा गया है। तो ये जो है ये कॉमिक का फॉर्मेट है कि नहीं? आज हम लोग जो है अब पढ़ने जा रहे हैं कॉमिक। बोला जाता है ना, डोरेमोन वगैरह में देखते हो ना, मम्मी मना करती हैं दिन भर कॉमिक बुक पढ़ते रहते हो, नहीं पढ़ना है। पर भाई यहाँ पे तो हम आपको हिंदी पाठ में कॉमिक पढ़ा रहे हैं। चलो जल्दी से पाठ को पढ़ते हैं। इसका नाम है मौत का पहाड़। क्या नाम है बच्चों? मौत का पहाड़। मतलब कैसा पहाड़ होगा? ऐसा कोई पहाड़ जहाँ पे लोग जाके मर जाते हैं या फिर वहां पे मरे हुए लोग ले जाए जाते हैं? चलो देखते हैं, इस वीडियो के एंड तक आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। सबसे पहली चीज देख लेते हैं, इसका जो शब्द दिया है वो है गायत्री मदन दत्त जी ने इनको शब्द दिया है और ये जो चित्र बनाया है वो बनाया है राम वायरकर जी ने। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, मैं एक चीज आपको स्टार्टिंग में बता दूं, टोटल इसमें 3 कैरेक्टर हैं। ठीक है, सबसे पहला है इचिरो, दूसरा चीरो और तीसरा बाद में अभी आएंगी इनकी मम्मी। ठीक है, जिनका है कहाँ लिखा होगा, चलो पढ़ते जाते हैं और देखते हैं। इचिरो और चीरो 2 भाई थे। दिन भर वे अपने खेतों में काम करते थे। इचिरो और चीरो क्या थे भाई? 2 भाई थे और वो दोनों खेतों में काम करते थे, मतलब वो किसान थे। फिर शाम को जब वे घर लौटते, उनकी माँ सुमी, तीसरा कौन है भैया? सुमी मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करती थी। अब देखो, यहाँ पे जो ये नरेशन का पार्ट है, ये जो होता है बच्चों, ये सूत्रधार का होता है, नरेशन है, नरेटर का काम है। और यहाँ पे जो कैरेक्टर है, जो डायलॉग बोल रहा है, वो इस ब्लॉक में होता है। समझ रहे हो? ये होता है कॉमिक का फॉर्मेट। अब देखो, यहाँ पे वो बोल रहे हैं तो यहाँ पे हम अपनी आवाज थोड़ा सा चेंज करेंगे। माँ क्या बोल रही है? आओ मेरे बेटो, भोजन तैयार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर कुछ दिनों से इचिरो और चिरो उदास रहने लगे थे और वे अक्सर खिड़की में से दूर कोहरे से ढके पहाड़ की ओर देखा करते थे। भाई ये देख रहे हो, यहाँ पे जो है ना, खिड़की से दूर क्या देख रहे हैं? यहाँ पे एक पहाड़ देख रहे हैं, उसको इन लोग देखने लगे। मतलब कुछ ना कुछ उस पहाड़ पे है। क्या ये वही पहाड़ है जो मौत के पहाड़ की बात हुई है? और देखते क्या है उस पहाड़ पे। 70 वर्ष के होते ही सब बूढ़ों को उनके बेटे इसी पहाड़ पर लाकर छोड़ दिया करते थे। यह नियम उस राज्य के राजा ने बनाया था। इसके पीछे विचार यह था कि जब बूढ़ों में योग्यता और ताकत खत्म हो जाती है, वे परिवार और समाज पर बोझ बन जाते हैं।
अच्छा, मतलब देखो यहाँ तक की स्टोरी ये बोल रही है, दो बेटे हैं चिरू और नहीं, हाँ, चिरो और इचिरो, ठीक है। उसकी मम्मी है सुमी, वो जो है घर पे वेट करती जब इन लोग अपनी किसानी करके फार्मिंग से काम करके वापस घर पे आते हैं तो माँ उनको खाना बना के देती हैं और कहती है भोजन तैयार है, खाना खा लो। पर कुछ दिन से क्या हो रहा है, जो बच्चे हैं इचिरो और चिरो परेशान हैं और खिड़की से दूर एक पहाड़ को देखते हैं। और वो पहाड़ की क्या विशेषता बताइए बच्चों, कोहरे से ढकी हुई है, ठीक है, हम दूर से इतना समझ में आ गया। और फिर बताया जा रहा है कि वो जो पहाड़ है उसके बारे में, कि उस पहाड़ की विशेषता ये है कि वहां पर जब 70 वर्ष के लोग हो जाते हैं, घर में बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको ले जाके उस पहाड़ पर छोड़ दिया जाता है, उनके बच्चे छोड़ आते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा वहां का राज्य का नियम था, वहां के राजा ने ये नियम बनाया था कि जो 70 साल से ऊपर हो जाते हैं वो परिवार पे और समाज पे बोझ हो जाते हैं, उन पे योग्यता खत्म हो जाती है, ताकत खत्म हो जाती है, तो उनको वहां पे छोड़ दिया जाता है। क्योंकि भाई देखो, जब तक हमें किसी चीज से फायदा मिले हमें तब तक रखना चाहिए, जहां फायदा खत्म उसको हटा दो। ये फिलॉसफी वहां के राजा ने लगाई थी बूढ़ों के लिए। चलो आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। इस नियम में यह बात भुला दी गई थी कि बूढ़े लोग अपना वर्षों का अनुभव और ज्ञान अपने बच्चों को दे सकते हैं। मतलब बूढ़े लोगों के पास बच्चों सबसे बड़ा जो उनका धन होता है वो ये होता है कि उनके पास वर्षों का अनुभव होता है और ज्ञान होता है, ठीक है, और वो हमेशा अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने दादा दादी के साथ बैठते हैं? और नहीं बैठते हो तो बच्चों बैठो। हाँ, ये बात अलग है कि हो सकता है आपके दादा दादी के साथ बैठने से आपको आज के एआई के बारे में ना पता चले, टेक्नोलॉजी के बारे में ना पता चले, लेकिन आपको संस्कार के बारे में, आपको पुराना सनातन कैसा था, पुरानी चीजें कैसी थी, पुराना माहौल कैसा था, उनका अनुभव क्या था, वो जरूर बता देंगे। आप देखे होंगे ना, हर दादी नानी के पास ढेर सारे नुस्खे होते हैं। आपको तबीयत खराब होने पे आप मेडिकल भागते हैं, लेकिन भाई हमारे जो दादा दादी नाना नानी है उनके पास तो पहले से ही ढेर सारे नुस्खे तैयार होते हैं। आप तबीयत खराब होने पे आप पैरासीटामोल लेते हो, वो कहते हैं क्या कहते हैं, हल्दी दूध पी लो ठीक हो जाओगे, और ऐसा हो भी जाता है। तो भैया ये उनका अनुभव कह रहा है, इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हम उस राज के जो राजा हैं वो बिल्कुल ही ये चीज भूल चुके थे कि वहां पे जो बूढ़े हैं उनका उपयोग हम उनके ज्ञान का भी ले सकते हैं, उनके ज्ञान लेने के लिए, और उनके पास इतना अनुभव है। लेकिन नहीं, हम उनके अनुसार क्या है भाई, सफलता का या जो लोग रहे उनके लिए मापदंड क्या है, जो 70 से कम है वो उनके अंदर क्या होगी, ताकत होगी, उनके अंदर हिम्मत होगी, कोई भी काम को करने की शक्ति होगी, और जो उसके ऊपर चले गए उनके अंदर ये सब खत्म हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीन चल रहा था उस गांव में। आगे बढ़ते हैं। और एक शाम सुम्मी ने अपने बेटों से कहा, भाई क्या कहा, मेरे बच्चों आज पूर्णमासी है, आज मैं 70 वर्ष की हो गई। अब इस राज्य के नियम के अनुसार कल तुम मुझे उस पहाड़ पर पहुंचा आओ जहां से कोई लौटकर नहीं आता। अब आपको समझ में आया, वहां से कोई लौटकर नहीं आता, इसीलिए उसका क्या नाम दिया गया है बच्चों, मौत का पहाड़। जो जाता है फिर वो वापस लौटकर नहीं आता। फिर बच्चा कह रहा है, माँ माँ हम ऐसा शब्द सुन भी नहीं सकते, तुम जो इतनी चुस्त दुरुस्त और बुद्धिमान हो, तुम्हें हम वहां पहुंचाएं? क्वेश्चन मार्क। अब वो प्रश्नवाचक पूछ रहा है, वो अब अपना भाई बच्चों का बहुत लगाव है अपनी माँ से, उनके लिए वो जो माँ है वो बोझ नहीं है, तो वही कह रहे कि तुम तो भाई चुस्त दुरुस्त हो और इतनी बुद्धिमान हो, हम तुम्हें कैसे पहुंचाएं, हम नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। फिर माँ क्या कहती है, मेरे बच्चों कानून से तुम कैसे लड़ोगे? वो बोल रही है, बच्चों वो तो ठीक है, पर मेरे बच्चों तुम कानून से कैसे लड़ोगे? चलो आगे देखते हैं क्या हुआ। और अगली फिर यहाँ पे है, कोई चारा ना था। यहाँ पे लिखा है ना बच्चों, कोई चारा ना था, मतलब फिर फाइनली डिसाइड हो गया कि माँ को पहाड़ पर छोड़ना होगा। फिर और अगली सुबह सुमी ने बड़े प्यार से अपना घर को घूम घूम कर देखा। मतलब जो सुमी भाई वो जाने वाली होती, तो जाते तो होता नहीं, जिस जगह पे आप इतने टाइम से रह रहे हो उस जगह को एक बार देखोगे, हर जगह को घूम घूम करके वो देखा। वही काम हमारी सुमी ने भी किया। फिर कपड़े सब दुरुस्त हो गए, कपड़े सब रख दिए, मैंने आखिरी खाना भी बना दिया। ये देखो बच्चों एक और चीज
क्या होता है जब हम ये ऐसे वाला जब चिन्ह बनता है, इसका मतलब है वो ऐसा बोल रही हैं, लेकिन ये जो डॉट 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 बनता है ना, इसका मतलब है वो सोच रही हैं, वो वहां पे कुछ बोल नहीं रही हैं। ये वाक्य उन्होंने किसी से बोला नहीं है, परंतु ये वाक्य उन्होंने सोचा है। क्या सोचा है? कपड़े सब दुरुस्त हो गए, मैंने आखिरी खाना भी बना दिया। मतलब वहां पे भी वो अपने बच्चों का देख रही कि मैंने चलो कपड़े उपड़े सब रख दिए, आखिरी बार खाना भी मैंने बना दिया, मतलब घर के काम कुल हो गया है। ठीक, आगे अब देखते हैं क्या होता है। फिर हाँ, उसकी डोली तैयार थी। देखो इसमें लिखा है ऐसे अजीब तरीके से है ना, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, पर यहाँ लिखा है उसकी डोली तैयार थी और यात्रा शुरू हो गई। डोली तैयार हो गई, डोली मतलब पता है कैसा होता है, एक इस तरह से ऐसे लंबा टाइप का होता है, यहाँ पे बना भी होगा, ये देखो, ये देख रहे हो, ये डोली जहां दो लोग मिलके उठा लें ताकि यहाँ पे माँ आराम से बैठ सके। चलो, उसकी डोली तैयार थी और यात्रा शुरू हो गई। यात्रा जो है शुरू हो गई घर से। यात्रा काफी लंबी थी, आखिरकार वे पहाड़ की तलहटी पर पहुंचे। भाई देखो, तलहटी का मतलब जानते हो क्या होता है? फुट ऑफ द माउंटेन, मतलब जो पहाड़ का निचले वाला हिस्सा है। मतलब यात्रा उनकी बहुत लंबी थी, घर से लेकर पहाड़ तक की दूरी बहुत थी, और अब वो वहां पे पहुंच गया। अब उनको क्या करना है? पहाड़ पर चढ़ना है। फिर जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते जा रहे थे, सुमी रास्ते के किनारे पर उगे हुए सरकंडों को तोड़कर गिराती जा रही थी। देखो सरकंडे क्या होता है, ये दिख रहा है? सरकंडे का मतलब होता है बच्चों, एक तरह की घास होती है, ये जो रोड के किनारे में होती है, और ये बहुत लंबी लंबी होती है। मतलब समझ लो 10-12 फीट तक लंबी ये जाती है। आपने देखा भी होगा, इस तरीके से रहता है, इस तरीके से, मतलब थोड़ा मैं कैसे बनाऊं उसको, सरकंडे सर्च करना आपको समझ में आ जाएगा। बहुत एक तरह से सूखी घास होती है, ठीक है, चारों ओर, वो मतलब चारों ओर के दोनों साइड रोड के, ऐसा रोड था जहां से ये जा रहे थे ऊपर पहाड़ पे, कि उधर सरकंडे की घास लगी हुई थी। और जो सुमी है वो क्या कर रही थी, उस घास को तोड़ तोड़ करके किनारे किनारे पर छोड़ दी जा रही थी। फिर वह खुद तो उस रास्ते पर वापस नहीं आने वाली थी, पर अपने बेटों के लिए लौटने के रास्ते पर निशान छोड़ती जा रही थी। और क्या बोला भाई, वो वापस खुद तो नहीं आने वाली थी, लेकिन उनके बच्चे वापस आएंगे, ये चीज सोच करके वो ये काम करती जा रही थी। क्या? रास्ते में जाते जाते सरकंडे तोड़ तोड़ के गिराती जा रही थी, ताकि लौटते वक्त बच्चे वो सरकंडे देख करके सही रास्ते पर आ जाएं। मतलब सोचो, वो जाते वक्त भी अपने बच्चों के ही बारे में ही सोच रही थी। और एक चीज, यहाँ जो सुमी है वो कितनी बुद्धिमान है यार, ये तो देखो, है कि नहीं? आगे देखते हैं। और वह हमेशा की तरह उन्हीं के बारे में सोच रही थी। और वो क्या कर रही थी? हमेशा की तरह उन्हीं के बारे में सोच रही थी। भाई क्यों नहीं सोचेगी, माँ है कि नहीं? माँ हमेशा, माँ को माँ क्यों बोला जाता है भाई? क्योंकि वो हमेशा ही अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं। बचपन से पेट के अंदर से ही वो अपना खून पसीना सब कुछ जितना भी वो खाती है, किस लिए भाई? बच्चे का होता है, हर चीज वो बच्चे को तभी से देना शुरू कर देती हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। वे कोहरे से घिरी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। फिर क्या हुआ? वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहां पे क्या है? कोहरे से घिरा हुआ था। ठीक, फिर जुग जुग जियो, यहाँ पे देखो ये बोल रही है, ठीक है, जुग जुग जियो मेरे लाडलो, ध्यान रखना जरा, राह से आए, हाँ सॉरी, जुग जुग जियो मेरे लाडलो, ध्यान रखना, जिस राह से आए हो उसी से वापस लौटना। ठीक है, अब वहां पे वो बोला कि बेटा जिस रास्ते से, माँ लोगों की आदत होती है भाई सलाह देने की हर पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी वो जा रहे हैं, तो पहले उन्होंने आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो मेरे बच्चों, खूब लंबा जियो, और उसके बाद क्या बोल रही है, देखो जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से जाना है, रास्ता इधर उधर मत भटकना। मम्मी लोग आपके साथ भी करती है ना, यहाँ पे भी मम्मी ने वही रोल किया है। फिर बेटे ने क्या कहा? अलविदा हमारी प्राण प्रिय माँ, मतलब हमारे प्राणों के समान, जितना हमें अपने प्राण से प्यार है उतना ही प्यार हमें आपसे है मेरी माँ। ये वही बोलते हुए वहां से बच्चे अब निकल गए। इचिरो और चिरो झट से घूमे और लौट पड़े। वहां पे बता रहे उन लोग झट से घूमे और लौट पड़े, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरन उन्हें छोड़ना पड़ा, तो इसलिए वो झट से घूमे और लौट पड़े। समझदार प्यारी माँ के बिना घर कितना सूना लगेगा। देखो ये सोच रहा है, ये बोल नहीं रहा है, ये सोच रहा है। क्या बोला है? समझदार और प्यारी माँ के बिना उनका जो घर है वो कितना सूना लगेगा। फिर जिसने हमें जन्म दिया, दुख तकलीफें उठाकर बड़ा किया, उसी का परित्याग करना पड़े, कितना भयंकर, कितना शर्मनाक।
मतलब यहाँ पे वो जो है दोनों बच्चों को बहुत गिल्ट हो रहा है कि कितना ये गलत रूल है, कितना भयंकर चीज़ है, जिस माँ ने मुझे बचपन से पाला हम उसको आज परित्याग कर दें। और ये भी कह रहे हैं कि मेरी माँ इतने समझदार थी, उनके बिना घर कितना सूना लगेगा। आपके साथ होता है कि नहीं कि जब आप बाहर से अपने स्कूल से या कहीं से भी घर आओ, सबसे पहली चीज जो आपकी नजर ढूंढती है भाई वो आपकी माँ की है। मम्मा कहाँ हो, माँ कहाँ हो, आते के साथ भाई मैं तो ढूंढती हूँ, मैं तो अपनी सास का भी देखती हूँ भाई, मैं आते के साथ मुझे लगता है मेरी सास नहीं दिखती तो मैं व्याकुल हो जाती हूँ। तो भाई वो एक आपका लगाव हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अंधेरा हो चला था और बर्फ भी गिरने लगी थी, मतलब अंधेरा भी हो गया था और बर्फ गिरने लगी थी पहाड़ पर। उतावली में भाइयों ने छोटा रास्ते से नीचे उतरने का फैसला ले लिया। अब क्या किया, भाइयों को लगा एक काम करते, छोटा रास्ता है वहां से उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंधेरा हो गया था और बर्फ गिरने लगी थी। आगे, अचानक बर्फ की फाहें घने होने लगी और जोरदार तूफान शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ भैया, बर्फ के यहाँ पे जो हवाएं थी वो और ज्यादा क्या होने लगी थी, तेज होने लगी थी, मतलब बर्फ के तूफान आने लगे थे, एक इसको ऐसे समझो, ठीक है। और क्या हो गया, फिर जोरदार तूफान भी आ गया। आगे देखते हैं। अब कैसे जाएं, हम कहाँ हैं, ये क्या बोल रहा है, अब हम कैसे जाएं, हम कहाँ हैं इचिरो, हम रास्ता भटक गए हैं, आगे कोई रास्ता नहीं है। अब ये बता रहे बच्चे रास्ता भटक गए हैं। अब क्या हुआ, बच्चे परेशानी में है भाई, तूफान आ रहा है, बर्फ गिरने रही है, और क्या है, और निराश होकर वे वापस पहाड़ की चोटी की ओर दौड़ पड़े। फिर क्या हुआ, निराश होकर के वो पहाड़ की चोटी की तरफ दौड़ पड़े। माँ तुम कहाँ हो, हम रास्ता भटक गए हैं, कहाँ हो। अब भाई वो वापस, भाई देखो कोई भी इंसान जब तकलीफ में होता है ना, उसको कहीं नहीं, उसको अपनी माँ ही समझ में आती है। हर संकट में लगता है माँ, चोट भी लगती है ना, ओ माँ, ऐसे ही बोलते हैं ना, माँ बोलते हैं, पापा नहीं बोलते हैं। तो ये वहीं पर भाई बच्चों को जब संकट आया सबसे पहले कहाँ भागे, माँ के पास। बर्फ से सुन्न होकर अधमरी सी सुमी झाड़ियों के पीछे पड़ी थी, पर उसमें चेतना आई, बच्चों को मेरी जरूरत है। मतलब बर्फ से भाई वो भी ठंड से अधमरी हो गई थी, वो कड़ाके भाई बर्फ गिर रही थी, समझो ठंड तो थी ही और वो बूढ़ी भी थी, तो वहां पे क्या था, वो बेचारी बर्फ से परेशान होकर के वहां पे जो झाड़ियां है उसके पीछे वो गिरी हुई थी। लेकिन उनको जैसे ही सुनाई दिया उनके बच्चों को उनकी जरूरत है, उनके अंदर चेतना आ गई, वो फिर से उनके अंदर मतलब कह लो कि जगने की शक्ति आई। फिर क्या हुआ, इचिरो और चिरो ने उसे डोली में बैठाया और घर ले चले। और इचिरो और चिरो ने क्या किया, उनको वापस से डोली में बैठाया, अपनी माँ को ऐसे कंडीशन में देखा तो उठाया बैठाया और उनको घर की ओर लेकर चले। अब माँ क्या कह रही है, वो देखो टूटे हुए सरकंडे पड़े हैं ना, उसी रास्ते चलो मेरे बच्चों। वो बता रही है, वो देखो जो टूटे हुए सरकंडे पड़े हैं उसी रास्ते चलो मेरे बच्चों। फिर बड़ी आसानी से और आत्मविश्वास के साथ सुमी उन्हें पहाड़ से नीचे ले आई। भाई सुमी ने क्या किया, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उनको पहाड़ से नीचे ले आई और बहुत ही आसानी से। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिमाग चला के पहले ही उसको वहां पे निशान छोड़ती गई थी। आगे चलो, और उनका घर आ गया। फिर क्या हुआ, वो वापस आ गए अपने घर। अब देखो क्या होता है, हम तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे माँ। क्या कह रहे हैं भाई चिरो, पकड़ के, हम तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे माँ, चाहे हमें कुछ भी क्यों ना सहना पड़े, फिर हमें कुछ भी सहना पड़े हम आपको नहीं जाने देंगे। फिर इचिरो और चिरो ने सुमी को झोपड़ी के पिछले हिस्से में छिपा दिया। हालांकि देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा ना वर्ड इसमें मिसिंग है, ठीक है, तो उस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करना। इचिरो और चिरो ने सुमी को झोपड़ी के पिछले हिस्से में छुपा दिया ताकि गांव वाले और सिपाहियों को उसका पता ना चले। तो बच्चों ने क्या किया, अपनी माँ को बोला अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा, और उन्होंने अपने घर में ही पीछे जो झोपड़ी है उसमें पीछे में छुपा दिया। क्यों छुपा दिया? ताकि गांव वाले और सिपाहियों को इस बात का पता ना चले। ठीक है, फिर वे तीनों बड़े आनंद से रहने लगे। वो तीनों क्या करने लगे, बहुत ही आराम से और बहुत ही आनंद के साथ खुश होकर रहने लगे। एक दिन उस राज्य के राजा ने सभी परिवारों के पुरुषों को बुलाया। मैं कुछ काम बताऊंगा, वो जो कि तुम सबको करना होगा।
भाई यहाँ पे राजा जी हैं, उन्होंने क्या किया, पूरी प्रजा में बोला हर घर से जो पुरुष है वो आ जाओ घर। तो वो मतलब महल में, अब वो महल में आए, दरबार आए, तो अब राजा कह रहे हैं कि मैं कुछ काम बताऊंगा जो कि तुम सबको करना होगा, जो लोग असफल रहेंगे उन पर भारी जुर्माना होगा। मतलब जो काम मैं बोल दूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, और अगर नहीं कर पाए तो बेटा भारी जुर्माना देना होगा। मतलब भारी जुर्माना कहते हैं ना, कि मतलब कह लो कि पेनाल्टी देनी पड़ेगी। आगे पहला काम यह है कि राख की रस्सी बनाकर लाओ। पहला काम क्या बोल दिया कि बच्चों, पहला काम यह है कि राख की रस्सी बना के लाओ। और राख तो आपको पता है वो हल्के से में उड़ जाती है, बिखर जाती है, उसकी रस्सी कैसे बनेगी? ये काम तो बड़ा मुश्किल था। फिर इसने कहा रस्सी, सो भी राख की, सो यहां पे बोले, लेकिन वो सो की जगह हम लोग वो बोलते हैं, ठीक है, रस्सी वो भी राख की। आगे देखते हैं। इचिरो और चिरो ने इस अनोखे काम के बारे में सुमी को बताया। ये क्या किया, बच्चे गए अपनी माँ को बताए कि ऐसा ऐसा काम राजा ने दिया है। अरे बड़ा आसान है ये, एक वो तो बोल रही कि अरे ये तो बहुत आसान है भाई, आप ही सोचो राख की रस्सी कैसे बनाओगे। पर सुमी कह रही तो बहुत ही आसान है। एक रस्सी लो, उस पर खूब नमक का पानी मलो, उसमें क्या करो, नमक का जो पानी है खूब ज्यादा मल दो, फिर उसे एक पतले पर रखो और जला दो। फिर क्या करो, उसको रख करके एक जगह उसको जला दो। उससे क्या होगा, रस्सी जलने पर राख रह जाएगी, पर नमक की वजह से वह बिखरेगी नहीं। मतलब क्या करो, रस्सी लो, उस पे जो पानी है ना, नमक का पानी को पूरा मिला दो, अच्छे से उसको रगड़ दो। उसके बाद क्या करो, उसको जला दो। जब जला दोगे तो रस्सी जल जाएगी, रस्सी जलने पे क्या बचेगा, राख बचेगी। लेकिन क्योंकि उसमें नमक का पानी ऐसे तुमने छिड़का हुआ है, पूरा लगाया हुआ है, इसलिए वो बिखरेगी नहीं। तो वो भाई बन गई राख की रस्सी। फिर वो ले जाके राजा को दिखाए होंगे। फिर कहते हैं अगले दिन दरबार में, काम पूरा कर लाए, अति उत्तम, तुम्हारे नाम क्या है? इचिरो और चिरो महाराज मतलब काम करके ले आए, तो उन्होंने बोला, अप्रिशिएट किया, बोला बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, अति उत्तम, बहुत अच्छा, पर ये बताओ तुम्हारे नाम क्या है? तो उन्होंने अपने नाम बता दिए। बहुत खूब। और याद है ना, जो लोग ये काम नहीं कर पाए उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। और बाकी सब गांव वालों ने जुर्माना भर दिया। बाकी लोगों ने क्या किया, जुर्माना भर दिया। आगे, अब दूसरा काम, एक शंख लाओ जिसके आर पार धागा पिरोया गया हो। मतलब एक ऐसा शंख लाओ जिसके आर पार क्या हो बच्चों, धागा को पिरोया गया हो। मतलब उसका धागा शंख के एक साइड से जा रहा है तो दूसरे साइड से निकल रहा है। यहां तक समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। सुमी के पास इस समस्या का भी हल था। बोली, पहला कदम है कि चींटी को पकड़ना। यहां पे क्या बोल रहा है भाई, ये इतना मुश्किल काम कभी देखा है? शंख का जो ऊपरी हिस्सा होता है इसमें बहुत छोटा सा छेद होता है, अब उसमें से हम धागा कैसे पिरोएंगे, वो भी सुई तो जाएगी नहीं। तो ये काम के लिए भी भाई सुमी के पास हल था। उसने कहा पहला काम, एक काम करो, चींटी को पकड़ के लाओ। ठीक है भाई, चींटी को पकड़ लिया, उसके पैरों में धागा बांधकर उसे शंख के ऊपर वाले छेद में से अंदर जाने दो। मतलब क्या करो भाई, शंख के जो हिस्सा है, ऊपर वाला छेद है, उसमें क्या करो, उसको चींटी को पहले लो, उसको धागा बांधो और उस शंख में से उसको ऊपर वाले छेद से उसको जाने दो। फिर शंख के मुंह पर कुछ चावल के दाने रखो। शंख के मुंह पर क्या करो, कुछ चावल के दाने रखो। उससे क्या होगा कि जैसे ही वो जाएगा ना तो चींटी बाहर निकल आएगी, फिर धागा लगे लगे ला जाएगा। चावल के दाने से आकर्षित होकर चींटी शंख में से अपना रास्ता बनाकर निकलेगी तो धागा भी शंख के मुंह तक पहुंच जाएगा। इससे क्या होगा, देखो ऐसे गई ना, चींटी यहाँ निकली, उसका धागा भी वहां से निकल गया, चींटी तो अपना रास्ता बना लेगी। तो भैया देखो कितने ही समझदारी से उन्होंने ये काम भी कर दिया। और राजा की खुशी की सीमा ना रही। इतना मुश्किल कार्य दिया राजा ने, पर फिर भी बच्चों ने कर दिखाया। दोनों बच्चों ने, किसकी मदद से भाई, मम्मी की मदद से। दूसरे गांव वालों को दोबारा जुर्माना भरना पड़ा। फिर क्या हुआ, बाकी जो गांव वाले थे उनको फिर से जुर्माना भरना पड़ा। फिर तीसरा काम था, बांस के टुकड़ों में जड़ को और तन की ओर, एक मिनट फिर से पढ़ते हैं। तीसरा काम था, बांस के टुकड़े में जड़ और तने की ओर के सिरों को पहचानना। सुमी के उत्तर को
बराबर दरबार में प्रयोग करके दिखाया गया। भाई उसके बाद एक काम और मिला, उसको बांस का एक टुकड़ा मिला और वो बोला गया कि ये जो बांस का टुकड़ा है, इसका ये बताओ इसका जड़ किस तरफ है और इसका तना किस तरफ है। भाई देखो, दो तरह की चीजें होती है ना, एक जड़ होता है एक तना होता है। तो बांस में तो आपको समझ ही नहीं आएगा, उसमें तो जड़ दिखेंगे ही नहीं। तो यही पूछ रहे हैं, अब बांस का टुकड़ा दिया है, अब ये बताओ इसका जड़ किस साइड है और इसका तना किस साइड है। अब पर सुमी के पास क्या था भाई, इसका भी उत्तर था, लिखा हुआ है ना। सुमी के उत्तर को दरबार में प्रयोग किया गया, जो सुमी ने उत्तर बताया उसको दरबार में सबके सामने प्रयोग किया गया। क्या किया गया, बांस के टुकड़े को यानी पानी में डालिए। क्या करिए भाई, बांस के टुकड़े को पानी में डालिए। जो सिरा तैरा वो तने की ओर है। ये क्या है भैया, जो तैर रहा है पानी में, जो हिस्सा बांस का पानी में तैर रहा है वो क्या है, तना है उसका। और जो डूबा वह जड़ की ओर है। जो डूब गया है वो क्या है भाई, वो जड़ है। ये प्रयोग करने से पता चल गया। क्योंकि देखो बच्चों, पेड़ की कोई भी पेड़, उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, हमेशा जो चीज नीचे की ओर जाती है वो जड़ है। और पेड़ को उल्टा सीधा कैसा भी रखो, जड़ हमेशा नीचे की ओर जाएगा और तना हमेशा ऊपर की ओर जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ताकि वो भी ये चीज जाने कि भाई जो एक माँ होती है, एक घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो बोझ नहीं होते हैं समाज पे। इस तरह की चीजें उनको भी आपको अच्छे ज्ञान देना है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। लाजवाब मेरे बच्चों, इस बार भी तुमने काम कर दिखाया। मतलब क्या बात है मेरे बच्चों, तुमने इस बार भी काम को करके दिखा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा ढोल लाओ। अब तीसरा काम, राजा जी भी मतलब मस्त हैं, काम पे काम दे रहे हैं अजीब अजीब। चलो देखते हैं अब क्या काम दिया। एक ऐसा ढोल लाओ जो बिना बजाए बजता हो। मतलब एक ऐसा ढोल लाओ जो कि बिना बजाए बजता हो, खुद ब खुद बजता हो, उसे बजाने की जरूरत नहीं पड़ती हो। राजा का बताया यह काम भी बच्चों ने घर जाकर सुमी को बताया। कुछ देर सोचने के बाद सुमी हंसने लगी। कुछ देर सोचने के बाद भाई सुमी हंसने लगी कि उसके पास इसका भी सलूशन था। क्या था देखो, अचार के इस डिब्बे का ढक्कन और पेंदा हटाने से वह दोनों ओर से खुल जाएगा। उन्होंने अचार का डिब्बा लिया और ये वाला हिस्सा और ये वाला, दोनों हिस्से को हटा दिया। ढक्कन और पेंदा कहते हैं नीचे वाले हिस्से को, तो दोनों को उन्होंने हटा दिया, दोनों साइड से वो खुल गया। ठीक है, अब चमड़े के गोल टुकड़े काट कर इसके दोनों ओर मढ़ दो, मगर उसमें पहले क्या करो, चमड़े के दो टुकड़े लो गोल आकार में और उसको दोनों साइड से बंद कर दो। मतलब ये और ये जो आपने बंद काटा था, खाली किया था, उसको चमड़े के जो टुकड़े लो और उससे मढ़ दो, उसको मतलब सिल दो, उसमें जो चमड़े का टुकड़ा है वो आ जाए। लेकिन इसके पहले कुछ मधुमक्खियां अंदर छोड़ दो। कुछ मधुमक्खियों को क्या करो, उसके अंदर छोड़ दो। इससे क्या होगा देखो, हाँ, जब राजा जी ने उत्सुकता से उस अनोखे ढोल को हाथ में उठाया, वो अंदर जहां, सॉरी आगे देखते हैं। ये इतना इस तरीके से इसमें लिखा ही इस तरीके से है। चलो, जब राजा जी ने उत्सुकता से उस अनोखे ढोल को हाथ में उठाया तो अंदर वाली मधुमक्खियां घबरा कर उड़ी और चमड़े से टकराने लगी, जिससे ढुप 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 ढोल अपने आप बजने लगा। समझ में आया आपको क्या किया भाई, उसने लिया जो है अचार का डिब्बा, दोनों साइड से उन्होंने उसका हिस्सा हटा दिया, वहां पर चमड़े का वो लगा दिया, चमड़े के हिस्से को बांध दिया, लेकिन उसके अंदर क्या किया, मधुमक्खियां रख दी। अब राजा जी ने जैसे ही उसको लिया हाथ में, मधुमक्खियां घबरा गई। वो क्या हुआ, इधर उधर बाहर निकलने के लिए बढ़ने लगी। जैसे ही वो बढ़ने लगी, क्या हुआ, उसमें से ढप 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 की आवाज आने लगी। और इसी प्रकार भाई हमारे जो चीरू और इचरू है, उन्होंने ये काम भी कर दिखाया। चमत्कार चमत्कार, मेरे बताए सभी काम पूरे करने के उपलक्ष्य में ये लड़के मैं तुम्हें उगते हुए सूर्य का पदक प्रदान करता हूं। मतलब उगते हुए सूर्य का पदक प्रदान कर रहे हैं राजा जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके सारे काम कर दिए। अब इचिरो और चिरो का उत्तर देखते, भाई कितना खुश होगा, मेडल मिलता है तो आप लोग कितने खुश होते हो कि नहीं। अब देखो इन दोनों के कितने खुश होते हैं। महाराज रुकिए,
हम एक अपराध स्वीकार करना चाहते हैं, मतलब वहां उसको मेडल मिल रहा है और हमारे चिरो और इचिरो क्या बोल रहे हैं, महाराज रुकिए, मैं अपना अपराध स्वीकार करना चाहता हूं, मैं अपराधी हूं, ये बात को मैं स्वीकार करता हूं। क्या भाई इसने क्या अपराध किया है? देखो, इस सम्मान के हकदार हम नहीं बल्कि हमारी माँ है, जिन्हें हमने अपनी झोपड़ी के पीछे छिपा रखा है। मतलब इन्होंने बताया कि भाई ये जो इनाम है इसके हकदार मैं नहीं हूं, हम लोगों का इतना दिमाग नहीं चला, ये तो हमारी माँ है जिन्होंने हमें बताया और हमने ये काम किया। इसकी असल हकदार कौन है? मेरी माँ, और उनको हमने छिपा कर रखा है झोपड़ी के पीछे। तो ये क्या है? ये मेरा अपराध है जिसको हम स्वीकार करते हैं। हालांकि वे 70 वर्ष की हो चुकी हैं, पर हमने उन्हें नहीं जाने दिया। इस तरह हमने राज्य का नियम तोड़ा है। उन्होंने अपने अपराध बता दिए। क्या तुमने नियम तोड़ा है? तब तो तुम्हें वह दिया जाएगा जिसके तुम लायक हो। तब राजा ने क्या बोला? क्या तुमने नियम तोड़ा है? तब तो तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम लायक हो। तुम्हें क्षमादान दिया जाता है। हा हा हा। मतलब तुम्हें क्या मिलता है भाई? क्षमा मिलती है। क्यों मिलती है? अब देखो आगे। इचिरो और चिरो, आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। राजा क्या बोल रहे हैं? आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। मैं अपने बनाए उस निर्दयी नियम को रद्द करता हूं। मैंने जो ये निर्दयी नियम बनाया है मैं उसको रद्द करता हूं, क्योंकि मुझे तुमसे आज सीख मिल गई है। महाराज कृपा करके उन गांव वालों के दिए हुए जुर्माने की वापस लौटा दीजिए, क्योंकि ये बेचारे तो गरीब से गरीबतर हो गए हैं। मतलब भाई उन लोग ऑलरेडी गरीब हैं। और मैं आपसे एक, मतलब यहाँ पे उन्होंने बोला मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूँ। एक तो मैंने अपराध किया, तो भाई जहां देखा उन्होंने कि उनका मूड सही है, तो उन्होंने कहा एक मेरी विनती और है महाराज, जो आपने इन लोगों से इतना जुर्माना लिया है ना, इसको वापस कर दीजिए। एक तो वो ऑलरेडी गरीब है और आप उनसे वो जुर्माना ले लिए तो वो गरीब से भी गरीब होते जा रहे हैं, वो और बदतर हालत पे हो गए। कृपया करके उनको उनका जुर्माना लौटा दीजिए। मैं ना सिर्फ इनके रुपए लौटाऊंगा, राजा क्या कह रहे हैं देखो, मैं ना सिर्फ इनके रुपए लौटाऊंगा बल्कि एक कोष स्थापित करूंगा जिसकी सहायता से ये अपने बूढ़े माँ बाप की अच्छी तरह से परवरिश कर सके। मतलब कि भैया मैं पैसे तो लौटा ही दूंगा, साथ ही साथ मैं एक ऐसा कोष, एक ऐसा अकाउंट बनाऊंगा जिसमें क्या है कि उसमें उस पैसों से वो अपने जो भी लोग हैं गांव में, वो अपने बूढ़े माँ बाप की सहायता कर सके, उनको रख सके, उनका जो भी भार है, उनका जो भी चीजें लगेंगी वो आराम से कर सके, ताकि बच्चों को ये पता चले कि जो बूढ़े माँ बाप हैं वो भार नहीं है, उनको पहाड़ पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गरीब लोग भी अपने बूढ़े माँ बाप की अच्छे से सेवा कर सके बुढ़ापे में। और जल्द ही दरबार में सुमी, और फिर क्या हुआ, जल्दी हो क्या हुआ, सुमी को दरबार में बुला लिया गया। चलो सुमी, तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी के लिए मैं जो ममता, सॉरी फिर से सुमी को क्या हुआ, बुला लिया गया दरबार में। सुमी, तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी के लिए और वो ममता तुमने जो अपने बच्चों को दी है उसके लिए मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। मतलब किस किस चीज के लिए भाई? जो तुम्हारी सूझबूझ है, समझदारी है, और जो ममता, जो तुमने संस्कार अपने बच्चों को दिया है भाई, मैं उसके लिए तुम्हारा सम्मान करता हूं कि तुम्हारे जैसी मां होनी चाहिए। अब से तुम और तुम्हारे ये लड़के मेरे शाही सलाहकार होंगे। अब से क्या होगा भाई? तुम और तुम्हारे जो दोनों बच्चे हैं, चिरो और इचिरो, वो महाराज के शाही सलाहकार होंगे। यहां तक समझ में आया? उनको अवार्ड मिल गया। अब एंड में क्या है? और उस दिन से मौत का पहाड़ सूना पड़ा है। उस दिन के बाद क्या हुआ? ये जो पहाड़ है मौत का, वो सूना पड़ा है, क्योंकि कोई भी भाई अपने बूढ़े माँ बाप को अपने घर पे रखता था, नहीं भेजता था, क्योंकि अब किसी अभागे बेटे को, अपने प्यारे माँ बाप को कहीं छोड़ने नहीं पड़ता था, वहां पे छोड़ने उनको नहीं जाना पड़ता था। ये थी भैया पूरी स्टोरी मौत के पहाड़ की। जल्दी से बताओ आपको ये कैसी लगी। और बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, आप जीवन में कितनी भी तरक्की कर लो, ये बात हो सकती है आपके माँ बाप को आपके हिसाब के अनुसार बहुत सारी चीजों का ज्ञान ना हो, लेकिन आज भी
उनके जो संस्कार हैं, उनका जो अनुभव है, वो आपसे कई ज़्यादा है। तो इसीलिए हमेशा बड़ों का सम्मान करो। पढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ाई के लिए देखो हर चीज़ आपको मैग्नेट ब्रेन सिखा रहा है, पर अपने अंदर स्किल्स को भी लाओ। और मैग्नेट ब्रेन्स तो आपके स्किल्स पे भी फोकस कर रहा है, वैदिक मैथ्स कराता है, क्रैश कोर्सेज कराता है, बस आप संस्कार अपने अंदर डालते चलो। और हमारे हिंदी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, इस तरीके के पाठ इसीलिए आप लोग को सुनाए जाते हैं ताकि आप उनसे सीख ले सकें। तो जल्दी से बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो क्यों करना है मैं ये भी बता रही हूँ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, किंडरगार्टन से लेकर के 12 तक इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के लिए। और अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और बिहार बोर्ड, पूरे बोर्ड को कवर कर रहा है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको डाउट है, तुरंत उठाओ टॉपिक, डालो सब्जेक्ट, डालो मैग्नेट ब्रेन्स, डालो उसके आगे, देखना आप सारे टीचर्स की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। फिर चाहो तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो या फिर हमारी वेबसाइट गो थ्रू कर लो, आपको हर तरह से आपके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। चाहो तो हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मिलो, हमसे जुड़ो और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर ई बुक या फिर ई नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करके उसको गो थ्रू कर लो। चलो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आद्या मैम की तरफ से जय हिंद और जय हिंद की हिंदी।